बच्चों, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है अगली क्लास में। और थोड़ा सा फलन के कुछ सवाल रह गए थे आपके, 4-5 क्वेश्चन हैं, जरा उनको कर लेते हैं एक बार। ये काम जो है फलन वाला निपट जाएगा और फिर शुरू कर देंगे द्विव आधारी संक्रियाएं। द्विव आधारी संक्रियाओं के बारे में फिर आपको मैं बता देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। तो ये मेरे पास आ गया, देखिए पीडीएफ में जो है आपका चैप्टर है, और यहाँ पर ये है विविध प्रश्नावली के सवाल हैं, लास्ट के 3-4 बस। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये हैं, और 19वां सवाल द्विआधारी संक्रियाओं पे है। ये जब कर लेंगे जब द्विआधारी संक्रियाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 3 सवाल हैं। ओके, इनको करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर परिभाषाओं की दृष्टि से देखो, छोटी मोटी चीज़ों के हिसाब से देखो, तो ये चैप्टर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इस चैप्टर की खोज करो, इसमें गहरे में जाने की कोशिश करो, तो फिर ये चैप्टर मुश्किल भी हो जाता है, ठीक। लेकिन बोर्ड लेवल पे जैसा कि मैंने बताया था कि भाई बोर्ड लेवल पे तो इसका आसान सा ही सवाल आता है। बोर्ड लेवल पे कोई इसका मुश्किल वाला सवाल नहीं आता। फिजिक्स में और गणित में पढ़ने का नियम यही है कि भाई शुरू में बोर्ड में क्या आता है इस बात पर ध्यान न दिया जाए ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड में जो आता है वो तो हमारे सामने आ ही जाता है। जो बोर्ड में आता है वो तो एग्ज़ाम होते हैं, पेपर होते हैं, हमें दिख ही जाता है कि बोर्ड में क्या आता है ना। तो बोर्ड में क्या आता है इस बात पर ध्यान ज़्यादा ना दें, बल्कि किसी ना किसी तरीके से अपना कोर्स जो है पूरा करें। किसी ना किसी तरीके से मतलब अपने आप करें, जैसे तैसे करके। वीडियो लेक्चर है तो वो देखें, कोई कोर्स कहीं टीचर के पास है वो देखें, एक बार कोर्स पूरा कर लें, उसके बाद रिवीजन में फिर पता चल जाता है कि भाई क्या क्या आता है, वो सब देख लेते हैं। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं, आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 में 1 2 3 अवयवों से एक समुच्चय बनाया हुआ है। ए इसमें है 1 2 3 इस तरीके से, ठीक। और ये कह रहे हैं कि ऐसे संबंध जिनमें 1 2 और 1 3 हो, स्वतुल्य तथा सममित हैं, उनकी संख्या कितनी है। यानी हमने इसमें से कोई संबंध बनाना है, एक जो स्वतुल्य हो एवं सममित हो। स्वतुल्य एवं सममित संबंध हमें बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। और ये देखना है हमें संबंध बना के, ठीक, कि उनकी संख्या कितनी है, 1 है 2 है 3 है, कितनी है, ये हमें बनाना है। तो संबंध बनाने के लिए आप जानते हैं कि अवयवों को लेना, अपने आप से जो संबंध होता है, अपने आप वाला जो संबंध होता है, उसे कहते हैं आप स्वतुल्य। और अगर सममित है तो संबंध उल्टा भी होना चाहिए, यानी जो संबंध 1 का 2 से है वो 2 का 1 से भी होना चाहिए। और अगर संबंध संक्रामक है तो जो पहले 2 में संबंध है वही दूसरे 2 में, और वही पहले और तीसरे में होना चाहिए, ठीक। यानी यहाँ पे लिखूंगा मैं, देखो, अगर संबंध स्वतुल्य है तो क्या शर्त होनी चाहिए। संबंध को लिख लेता हूँ मैं R से। तो 1 1 इसमें होना चाहिए, 2 2 इसमें होना चाहिए, 3 3 इसमें होना चाहिए। तो ये जो संबंध है, ये जो अवयव लिखे हैं
अपने आप से संबंध, ये मतलब है कि संबंध स्वतुल्य है। ये जो शर्त है ये स्वतुल्य की है, यानी इतनी ही जो चीज है ये वाली, ये स्वतुल्य के लिए शर्त है, और ये है समुच्चय यानी संबंध। अब बात आती है कि संबंध सम्मित हो। सम्मित होने का मतलब आपस में संबंध भी हो, जैसे 1 2 तो 2 1 भी इसमें होने चाहिए, ऐसे 1 2 2 1 इसमें होने चाहिए, ठीक। इसके बाद 2 3 तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए। उल्टा सीधा बराबर हो रहा है, देखिए दोनों तरफ संबंध है। और 1 3 और 3 1 भी इसमें होना चाहिए, ठीक। ये बात हो गई। ये कौन सा संबंध हो गया? ये हो गया सम्मित, यानी दोनों तरफ से ये संबंध होना चाहिए, ये सम्मित हो गया, ठीक। अब ये जो संबंध है, जरा जी ऐसा संबंध, इसमें कितने ऐसे संबंध बन पाएंगे, ठीक। अब देखिए, अगर हम इस संबंध को देखें, ये स्वतुल्य है, ये सम्मित है, ठीक। तो स्वतुल्य या सम्मित संबंध को हम केवल 2 अवयवों पे बना सकते हैं, हम केवल 2 अवयवों पे बना सकते हैं। संक्रामक होने के लिए कम से कम 3 अवयवों की जरूरत पड़ती है। संक्रामक होने के लिए AB BC CA, AB BC CA, यानी वापस A से C में भी होना चाहिए। ये बात आपने समझी हुई है। लेकिन सम्मित और स्वतुल्य होने के लिए 2 से काम चल जाता है। अब ये कह रहा है, यदि A में 1 2 3 हो, 1 2 और 1 3 हो तो स्वतुल्य तथा सम्मित है, संक्रामक नहीं है की संख्या है। तो इसमें 1 2 और 1 3 है या नहीं, ये देख लीजिए। 1 2 इसमें है और 1 3 इसमें है, ठीक। तो अब इसके अलावा क्या हम कोई और संबंध ऐसा बना सकते हैं जिसमें 1 2 और 1 3 दोनों आ जाएं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 1 2 और 1 3 का मतलब है कि ये तीनों अवयव लिए गए हैं। अगर मान लीजिए मैं इनमें से 2 अवयव लेता हूँ, 1 2 लेता हूँ, तो 1 2 वाले में 1 3 नहीं आएगा, और मान लीजिए मैं इसमें से 2 3 लेता हूँ तो उसमें 1 2 नहीं आएगा। बात को समझ रहे होंगे? कम से कम 2 अवयव तो मुझे लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ऐसा संबंध जिसमें 1 2 भी हो, 1 3 भी हो, इसका मतलब तीनों अवयवों को लेके बनाया गया है। और जब तीनों अवयव इसके ले लिए गए हैं, इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि एक ही ऐसा संबंध है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका 1, केवल 1। तो ए जो है विकल्प सही है, ए जो विकल्प है वो है सही है। बस यही आपको बताना था, बात खत्म हो गई, सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ 17 नंबर। 17 में भी कुछ ऐसी कहानी है, छोटी छोटी सी बात है, देख लेते हैं। 1 2 3 फिर से लिया, 1 2 3 का एक समुच्चय है, ऐसे, ठीक। ये कह रहे हैं कि 1 2 अवयव वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, यानी 1 और 2 अवयवों या अवयव वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। संबंधों की संख्या है, तो कितनी संख्या है ये बताना है आपको, ठीक। कितनी संख्या? अब अगर देखो ठीक से कि भाई इसमें कितने अवयव हैं, इसमें है 1 2 3, और ऊपर जो बना पड़ा है, इसे अगर मैं तुल्यता संबंध कर दूं, देखो इस चीज को मैं स्वतुल्य सम्मित एवं संक्रामक कर दूं, तो मुझे कुछ चीज यहाँ लिखनी पड़ेगी। देखो मुझे एक चीज और लिखनी पड़ेगी यहाँ, है ना, बिल्कुल सेम। ये सवाल बन जाएगा, ये चीज काम आ जाएगी हमारे। यानी इसमें इसको ही मैं 17 नंबर मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसमें मुझे कुछ चीज और लिखनी पड़ेगी। संक्रामक के लिए मुझे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, इसमें
1 2 2 3 और 3 1। देखिए ये मुझे इसमें और लिखना पड़ेगा बस। तो ये जो संबंध यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा संक्रामक, ऐसे। ठीक, यानी बात समझ में आ गई भाई, संक्रामक भी हो जाए तब जाके बनता है तुल्यता संबंध। ठीक, अब यानी ये पूरा का पूरा एक तुल्यता संबंध है। देखो ये स्वतुल्य है, इसमें यहाँ इसमें ये जो चीजें इतनी, ये इसमें सम्मित है पक्का, और ये इसमें संक्रामक है। अब मुझे चाहिए 1 2 1 2, केवल 1 2। अगर मैं 1 2 लेना चाहता हूं, और तो जाहिर सी बात है कि 1 और 2 तो मुझे लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि 1 2 मांग रहा है, 1 और 2 तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। अगर मैं तीसरा भी ले लेता हूँ, 1 2 3 तीनों को ले लेता हूँ, तो पूरा कम से कम ये पूरा संबंध तुल्यता संबंध आ जाता है। तो एक संबंध तो यही बन गया। दूसरा क्या, इससे कम करके मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1, ऐसे मैं लिखूंगा। अगर देखा जाए तो ये संबंध देखो यहाँ तक कैसा है, यहाँ तक ये संबंध कैसा है? यह है स्वतुल्य, आपस में है पक्का। और यहाँ उल्टे हो गए दोनों, तो ये कैसा है? यहाँ पे ये है सम्मित। ठीक, और ये तीनों एलिमेंट में संबंध है, ये कैसा है? ये है संक्रामक। ठीक, तो अब देखिए जरा इसमें 1 2 आया कि नहीं? कहाँ आया 1 2? ये रहा 1 2, ये यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो यानी 1 2 को हम एक ही बार लिखेंगे। हम देखेंगे भाई 1 2 किसी भी समुच्चय में क्या करते हैं, समुच्चय के अवयव को रिपीट करके नहीं लिखते, ये समुच्चय का नियम नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ से हम इसे छोड़ देंगे, एक बार लिखेंगे बस। ये देखिए ऐसे, ये देखो, तो क्या हो गया? 1 2 2 1, ये सम्मित हो गया। 1 2 2 3 3 1, ये संक्रामक हो गया। 1 1 2 2 स्वतुल्य हो गया। तो ये क्या है? ये छोटे से छोटा संबंध है, ये छोटे से छोटा है, छोटे से छोटा। भाई इससे छोटा तो बनेगा ही नहीं ना, छोटा संबंध है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि इसमें भी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो छोटे से छोटा तुल्यता संबंध ये हो गया, और बड़े से बड़ा ये हो गया कंप्लीट। तो कुल मिला के तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल मिला के तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो गई? एक तो ये हो गया ऐसे, एक ये हो गया 2। तो यानी तुल्यता संबंधों की संख्या 2 हो गई, जिसमें 1 2 होगा। तो उत्तर क्या हो गया? 2। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प जांच कर लें भाई, 2 किस में लिखा हुआ है, एक बार देख लें उसको। 2 लिखा है बी में, तो विकल्प बी सही है। ये लो, सिंपल, डन हो गया। अब चलते हैं अगला सवाल। 18 नंबर का सवाल है, हल करने वाला सवाल है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। अब लेते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में क्या कहा इन्होंने? क्वेश्चन नंबर 18, ओके डन। 18 में क्या कहा कि साहब हमारे पास 2 फंक्शन है, एक है सिग्नम फंक्शन, एक है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिग्नम फंक्शन यानी जिसमें हम साइन लगाते हैं तो 1 होगा या -1 होगा। ठीक, एक है हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यह है कि अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो 0 लेना है, वैल्यू 1 से 2 के बीच है तो वैल्यू 1 लेनी है। तो कुल मिला के 2 फंक्शन है हमारे पास। अब किसको fx, किसको क्या कहा, चिन्ह फलन यानी सिग्नम फंक्शन को कहा इन्होंने 1 और -1। यानी जो एक फंक्शन है हमारे पास, पहले उसको लिख देता हूँ सिग्नम फंक्शन। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है -1 0 1। x छोटा है 1 से, x 0 है, x बड़ा है 1 से। इसे कह रहे हैं चिन्ह फलन, यानी ये चिन्ह के हिसाब से काम करता है। ये हो गया चिन्ह फलन। इसी प्रकार gx है, gx है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है मोड नहीं सॉरी, बड़े ब्रैकेट के अंदर मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ। ये है महत्तम पूर्णांक फलन, यानी इसमें महत्तम पूर्णांक फलन ये वाला है। ठीक, तो कह रहा है कि 0 से 1 के बीच में, अगर सवाल को देखें एक बार, कितना पढ़ा था मैंने, हाँ, 0 से 1 के बीच में फोग और गोफ कॉन्साइड करते हैं कि नहीं करते हैं। कॉन्साइड मतलब एक ही जगह पे आते हैं, उनके मान बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। 0 से 1 के बीच में गोफ और फोग बराबर हैं कि नहीं, आपको बताना है। 0 से 1 x जो है बिलोंग्स टू 0 से 1, गोफ बराबर फोग है क्या, बस 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 ये आपको जांच करनी है। ठीक, क्या है ये लिख दो बस, समझ में, बात समझ में आ गई होगी। क्या x0 इतने इतने गोफ फोग के बराबर है। ठीक, अब गोफ और फोग निकालने की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है 0 से 1 के बीच में। ठीक, तो 0 से 1 के बीच में पहले इन फलनों को परिभाषित कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं f, यहाँ लिखते हैं g, और यहाँ इस तरीके से f बना लेते हैं, और यहाँ g बना लेते हैं ऐसे। यानी ये जो फलन है इधर को जाएगा ये g वाला हो गया, और इधर को जो जाएगा ये f वाला हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक f और यहाँ से यहाँ तक g। ये लीजिए, और कुछ ऐसा मान लेते हैं कि भाई 0 से 1 के बीच में हो ऐसे। तो 0 से 1 के बीच में सबसे पहले हमें क्या लेना है, कौन से मान हमारे लिए सबसे अच्छे रहेंगे। हमारे लिए 3 मान अच्छे रहेंगे, हम जाने 1 0, 1 1/2 और 1 1। ये 3 मान है हमारे लिए जो सबसे बढ़िया रहेंगे। ठीक, अब जब मैं 0 डालूंगा इसमें तो 0 पर ये मुझे 0 बता देगा f में जब मैं डालूंगा। ठीक, चलिए, तो 0 पर ये 0 बता दिया, और ये बन गया इसका मैपिंग, इसका नक्शा। अब मैं इसमें 1/2 डालूंगा, 1/2 डालूंगा, x 1 से नहीं 0 से छोटा, और यहाँ पर भी 0 से बड़ा, देखो उल्टा जल्दी में लिख दिया मैंने, है ना। तो जैसे ही मैं x को 0 से छोटा करूंगा तो इसका मान कितना आएगा, -1। कोई भी मान हो 0 से छोटा, कोई भी मान हो। ठीक, और अगर बड़ा करूंगा तो इसका मान कितना आएगा, 1। 0 से अगर थोड़ा सा भी मैं बड़ा कर दूंगा तो इसका मान 1 आएगा। तो मुझे क्या करना है, 0 से 1 के बीच में जांच करनी है, तो माइनस की तरफ जाने की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो मुझे 1/2 डालना है, मान लीजिए इसमें x की जगह पे मुझे 1/2 डालना है, तो मैं यहाँ डालूंगा इस जगह पे, तो 1 आएगा मान। तो यानी कि यहाँ पर इसका मान होगा 1। बात को समझ रहे होंगे ऐसे। और जब 1 डालूंगा तो 1 ही आएगा, ऐसे। ये देखिए 1 पे तो 1 है, 0 से बड़ा कोई भी मान हो ये 1 ही रहेगा। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे जब मैं x की जगह पे 0 डालूंगा, ठीक, पहली चीज क्या है यहाँ पे 0। जब मैं x की जगह पे 0 डालूंगा तो ये 0 ही रहेगा, 0 डाल दूंगा तो ये 0 ही रहेगा, ये लो। और जब मैं x की जगह पे 1/2 डालूंगा तब भी ये 0 रहेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ये 0 ही है। तो जब मैं 1 डालूंगा
एक, क्योंकि मुझे एक भी डालना है, 1/2 तो यहाँ पे है ही नहीं, 1/2 पे यहाँ पे क्यों डालूंगा मैं, 1/2 तो मैंने यहाँ डाला था, यहाँ तो एक है मेरे पास, एक पे देखना है मुझे, क्योंकि मुझे जी में आगे बढ़ना है, गोप या फोग निकालना है। तो जब मैं एक डालूंगा तो एक बताएगा, यानी एक, फिर एक डालूंगा तो फिर एक बताएगा। तो कुल मिला के देखो ये चीज इस तरीके से काम कर रही है। ओके, डन। अब मैं लिखूंगा गोप ऐसे। अब गोप में क्या करता हूं मैं, सीधा यहां से यहां पहुंच जाता हूं, सीधा यहां से यहां पहुंचता हूं। तो गोप जब मैं लिखता हूं तो ऐसे बनाता हूं गोप, 0 1/2 1, 0 1/2 1, और ये 0 1 1। तो ये देखो ये मैंने गोप बना दिया, ये गोप है, पक्का श्योर, डन हो गया। ओके, बिल्कुल यही मान इसी तरीके से फोग के भी होने चाहिए भाई। अगर ये कॉन्साइड कर रहे हैं, मान एक ही जैसा है, तो बिल्कुल यही चीज फोग में भी आनी चाहिए। ठीक, अब मैं जब फोग बनाता हूं, जब मैं फोग बनाता हूं तो फिर मैं यहाँ पर फोग का चित्र बनाऊंगा। देखो इसे हटा लेता हूं मैं, लो फोग का चित्र यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पहले बनाता हूँ जी, यहाँ बनाता हूँ एफ, और ये फोग यहाँ बन जाएगा। देखो फोग, ये जी बन गया यहाँ तक, और यहाँ तक ये एफ बन गया, ये बन गया देखो जी, ये बन गया जी, और यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये एफ। तो ये हो गया फोग। जब गॉप बनाते हैं तो एफ पहले बनाते हैं, जी बाद में बनाते हैं। जब फोग बनाते हैं, जी पहले बनाते हैं, एफ बाद में बनाते हैं। तो अब इसलिए मुझे मान वही लेने हैं जी में भी, एक्स 0 से 1 के बीच में, तो 3 मान लूंगा मैं, 0 1/2 1। अब जी का मान देखूंगा, जी 0 पे कितना है, 0, 1/2 पे भी 0, और 1 पे 1। ये बात कन्फर्म है, इसको जरा जांच कर लें इसकी एक बार, इसे देख लें एक बार, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है, 0 पर 0, 0 से 1 के बीच में 1/2 है, तो उस पर भी 0 ही है। ठीक, महत्तम पूर्णांक लेना है तो 0 ही है। महत्तम पूर्णांक का मतलब है कि अगर 4.5 है, ठीक, 4 से बड़ा है लेकिन 5 नहीं है, तो 4 लेना है बस। ये है महत्तम पूर्णांक। ठीक, चलिए अब ये 1 1 1 हो गया। अब ये जो 0 0 है, ये एफ में डाल के देख लेता हूँ। ये 0 0 आ गया, देखो एफ में अगर 0 डालूंगा तो 0 आएगा, एफ में फिर 0 डालूंगा फिर 0 आएगा, और अगर एफ में 1 डाल दूंगा तो 1 आएगा, ऐसे। ठीक, तो अब फोग परिभाषित हो गया, ये गोप्स है। अब यहाँ लिखता हूँ फोग, अब यहाँ फोग बना देता हूँ, ये लो, ये फोग बना दिया ऐसे। क्या है फोग में, 0 1/2 1, 0 1/2 1, क्या क्या मान आए, 0 0 1, तो 0 0 1। तो आप देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, गोप और फोग एक समान नहीं है। यहाँ पे मान क्या आए हैं, 0 0, 1/2 पे यहाँ क्या आया है 1, और यहाँ 1/2 पे क्या आया है 0। ठीक, बाकी ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, सब कुछ समान होना चाहिए था। तो इसका मतलब हो गया कि 0 से 1 के बीच में एक, इसका मान कितना आ रहा है 1 भी आ रहा है, और इसका मान 0 भी आ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे, इस तरीके से बनाने के बाद लिख देंगे चित्र ए तथा बी से स्पष्ट है कि गोप नॉट इक्वल टू फोग जो है बराबर नहीं है। बराबर के निशान को लिख के काट देंगे ऐसे। ठीक, क्लियर हो गया, बात स्पष्ट है, बिल्कुल डन हो गया मामला, दैट इज सिंपल। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे भी कोई सवाल ऐसा है फलन का कि नहीं, या फिर आगे बढ़ें। नहीं, अभी हो गया। अब है द्विव आधारित संक्रियाएं। द्विव आधारित संक्रियाओं को शुरू कर लेते हैं। ठीक,
हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो आगे जैसा कि वादा किया था, द्विव आधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे। थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पहले तुम्हें बता दूंगा मैं, और बेसिक तुम्हारा इतना बना दूंगा मैं कि आप जो है बाइनरी ऑपरेशन की चिंता से दूर हो जाएंगे। टेंशन नहीं होगी पेपर में आने वाले सवाल की। ओके, तो मैं ले रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विव आधारी संक्रियाएं। बाइनरी ऑपरेशन द्विव आधारी संक्रियाएं। अब देखो, ये एक तरीका है संबंध को, फलन को लिखने का। यानी द्विव आधारी संक्रियाएं एक फलन है, शर्तों के साथ फलन है। ठीक, तो कुछ शर्तों के साथ किसी फलन को परिभाषित करने की विधि द्विव आधारी संक्रिया कहलाती है। ध्यान रहे कि कोई परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ हमने लिख दिया कि भाई किसी फलन को ऐसे कुछ शर्तों के साथ किसी फलन को परिभाषित करने की जो विधि है वह द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। अब इसमें फलन जब बनाया जाता है तो वो संबंध के आधार पर बनाया जाता है। आप जानते हैं कि पहले संबंध होता है, उसके बाद फलन होता है। यहाँ पर एक शर्त होती है कि जो भी आप लेंगे, जो भी आप समुच्चय के अंदर लेंगे, उस समुच्चय में ही आप संबंध बनाएंगे। ये पहली शर्त होती है। यानी जैसे मान लीजिए मैं एक समुच्चय ले लूं, 1 2 3, मैंने ये समुच्चय ले लिया। ठीक, तो मुझे एक समुच्चय जो पूरा इस समुच्चय से संबंध बना सकता है, अगर मैं उस समुच्चय की बात करूं तो वो समुच्चय क्या होगा? हम जानते हैं वो इसका कार्तीय गुणनफल होगा। यानी इसी का संबंध इसी से जो बनेगा, सारे अवयव इसके आएंगे, वो होगा A क्रॉस A। अब A क्रॉस A में मैं कोई संबंध बनाऊं तो बहुत सारे समुच्चय मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद मैं A में ही इसका फलन बना दूं, यानी मैं फलन भी इसका A में ही बना दूं। यानी यहाँ से जो भी मैं लूं, इनमें से कोई अवयव, और यहाँ आए भी जो प्राप्त हो मुझे, वो भी इसी में से आए। ठीक, यानी ये जो चीज है, ये एक खास किस्म का फलन है। और अगर समझा जाए तो ये बड़ा सरल सा फलन है इस समुच्चय के अंदर। क्योंकि फलन आप कैसे परिभाषित करते हैं? आप फलन को ऐसे ही तो परिभाषित करते हैं, f डॉट a डॉट। तो ये जो फलन है, यही है द्विव आधारी संक्रिया। ये जो फलन इस तरीके से लिखा हुआ है बच्चों, यही है द्विव आधारी संक्रिया। ये रूल है इसका। अब इसको लिखने का तरीका क्या है?
इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ इसमें समुच्चय में दो अवयव लेता हूँ, क्योंकि द्विआधारी संक्रिया हमेशा दो के बीच में होगी, ध्यान रखना। इसमें मैंने कितने अवयव लिए? 3। तो मैंने उदाहरण दे दिया। अब मैं इस अवयव को हटा लेता हूँ ऐसे, और देखो बदल रहा हूँ बात को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A और B ऐसे। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि A और B के बीच में कोई संबंध है जिसे मैं कह रहा हूँ A प्लस B, यानी A और B के बीच में कोई संबंध है जिसे मैं कह रहा हूँ A प्लस B। और मैं ये शर्त लगा रहा हूँ कि भाई जो A और B है वह प्राकृतिक संख्या है, और जो प्राप्त होगी वह भी प्राकृतिक संख्या होगी। यानी जो प्राप्त होगी यहाँ से A प्लस B जो आएगा वो क्या आएगा? वह भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और A और B की जगह पे जो मैं रखूंगा वो भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यानी अगर मैं मान लूं कि समुच्चय A में A और B हैं, तो A भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए और B भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यानी बात समझ में आ गई होगी कि प्राकृत संख्याएं अगर में कोई फलन बनाएं, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में कोई फलन बनाएं, उस फलन को निर्धारित करें और दो के बीच में रखें, सिर्फ दो के बीच में, तो उसी को फलन को क्या परिभाषित कर देते हैं? द्विआधारी संक्रिया। अब जैसे कहा कि भाई ये प्राकृत संख्या है, मान लीजिए ए भी प्राकृत संख्या है, बी भी प्राकृत संख्या है, और ये बीच में जो निशान है ये कोई संबंध है, ये एक तरीका है। इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी। तो इसे कहते हैं जोड़ने वाली प्रक्रिया है। ये जोड़ने का एक तरीका है, यानी ये भाई जोड़ने वाली बात है। अब कह रहा है ये द्विआधारी संक्रिया है। अब ये कहें भाई द्विआधारी संक्रिया है, ये बात सही है या गलत है? मैंने कहा ये जो मैंने लिख दिया कि भाई ये द्विआधारी संक्रिया है, ये वाली जो चीज है ये द्विआधारी संक्रिया, हमने कहा ये बात सही है भाई, हमने तो बना के दे दिया आपको, यही है ऑपरेशन। तो अब अगर मैं जांच करूं कि मैं यहाँ अगर प्राकृत संख्या डालूं तो यहाँ मुझे प्राकृत संख्या मिलती है कि नहीं मिलती है, तो मैं डाल के देख सकता हूँ। ए बी की जगह कुछ भी डाल के देख सकता हूँ, 1 2 3 5 कुछ भी। अब जैसे मान लीजिए ए की जगह डाल दिया मैंने 5 और बी की जगह डाल दिया मैंने 3, ठीक, तो मेरे पास आएगा 5 + 3 जो कि 8 है। ठीक, इसके बाद मैंने इन्हें बदल दिया, मैंने ए की जगह डाल दिया 3 और बी की जगह डाल दिया 2, तो इसके बाद भी मेरे पास ए की जगह डाल दिया मैंने 3, बी की जगह डाल दिया 5, है ना। यही अगर बदल के डाल दूं तो इसके बाद भी मेरे पास 8 ही आएगा। ठीक, यानी मैं बदल सकता हूँ इसको। तो बदलने का मतलब क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम को ये फॉलो करता है। यानी द्विआधारी संक्रिया कैसी है? जो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती है। इसमें ए बी के मान अगर बदल के भी डाल दोगे आप तो भी द्विआधारी संक्रिया होगी। ठीक, तो यानी क्रम विनिमय नियम का पालन होना चाहिए। यानी अगर कोई हम द्विआधारी संक्रिया बनाते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन होना चाहिए। तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, देखो अगर ए की जगह 5 डाल दूं, बी की जगह 3 डाल दूं और बदल दूं इनको, तो भी ये 8 ही होगा। ठीक, अब इसके बाद आगे चलता हूं थोड़ा सा। क्रम विनिमय नियम का पालन किस में नहीं होता ये भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कौन से नियम का पालन होता है। हमारे पास 2 नियम होते हैं बेसिकली जो हम देखते हैं, साहचर्य एसोसिएटिव लॉ, एक क्रम नियम यानी कम्युलेटिव लॉ, इसे बोलते हैं कम्युलेटिव लॉ, और एक होता है साहचर्य, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन हुआ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भाई कहाँ नहीं होगा, कहाँ पर नहीं होगा। ठीक, अब क्रम विनिमय नियम का पालन होना चाहिए। ठीक, ये किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है।
ठीक, तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो गया इस वाली में। बात को समझ रहे होंगे? वैलिड हो गया। अब थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ उस चीज को, और मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। देखो इसमें, देखो इसमें यहाँ पे लिख दिया मैंने 2b। हमने कहा था ये भी द्विआधारी संक्रिया है। यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा, पालन नहीं। अब देखो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, देखो बात को समझो। ए की जगह 5 डाला, बी की जगह 3 डाला, तो कितना आएगा जरा बताओ। ये 5 और ये 6, ये आ गया 11, 11 आया। अच्छा, अब ए की जगह 3 डाला और इसकी जगह 5 डाला, तो ये आ गया 13। तो मान अलग अलग आ गए। मान अलग अलग आ गए तो नियम का पालन नहीं हुआ। नियम का पालन जब होता है जब मान एक ही आता। ठीक, तो कुल मिला के क्रम विनिमय नियम का पालन इसने नहीं किया। अच्छा, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने ए और बी के जगह पे क्या रखा? प्राकृत संख्या, और हमें प्राप्त क्या हो रही है? प्राकृत संख्या। यानी संख्याओं का जोड़ना, संख्याओं का जोड़ना एक द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। अगर उसमें सिंपली जोड़ दें आप तो पालन करेगी, अगर उसमें किसी अंक से गुणा कर दें, भाग कर दें, तो पालन नहीं करेगी। ठीक, ये बात कंफर्म हो गई होगी, पक्का किया कि भाई अगर a प्लस बी लिख दें तो पालन करेगी क्रम विनिमय नियम का। 5 और 3 8, 8 और 3 और 5 8। अगर कोई संख्या लिख दूं इससे पहले तो पालन नहीं करेगी। ये बात बेसिक क्लियर हो गई होगी। चलिए अब थोड़ा और लिख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब कहा कि भाग प्राकृतिक संख्याओं में, सॉरी घटाओ, अंतर जो है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इन्होंने कहा साहब ये नहीं होगी, चाहे आप जांच कर लो इसकी। संक्रिया होगी भी नहीं है और क्रम विनिमय नियम का पालन भी ये नहीं करेगी। अब देखो कैसे होगी। मान लीजिए ए की जगह 5 रख दूं, बी की जगह 3 रख दूं, तो कितना आएगा जरा बताओ। ए की जगह क्या रखा? 5, और बी की जगह क्या रखा? 3। लिखने लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। अभी तो हलवा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो कितना हो गया? 5 माइनस 3, ये 2 आ गया। ठीक, लेकिन उल्टा अगर जांच करूं इसकी, उल्टे तरीके से देखूं इसको, तो नहीं होने का। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ बदल देता हूं। ये देखो, ए कितना? 3, बी कितना? 5, तो 3 माइनस 5 तो कितना हो गया? -2। यानी अगर ए बी को बदल दूं तो संख्या -2 आ गई, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू प्राकृत संख्या। हम जानते हैं कि -2 कोई प्राकृत संख्या नहीं है। यानी ए और बी को बदलने पर भी प्राकृत संख्या आनी चाहिए, है ना? तब होता है द्विआधारी। दोनों तरफ से आधार हो, दोनों तरफ से सच हो। ए को बी की जगह डाल दूं, बी की ए की जगह डाल दूं, तो भी वो शर्त पूरी होनी चाहिए। शर्त क्या थी? प्राकृत संख्याओं में संबंध था, प्राकृत संख्याओं में फलन था, लेकिन माइनस आ गया। तो इसका मतलब अंतर जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद भाग, अब a बटे b कर दूं, ठीक, तो ये भी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? अगर b को 0 डाल दूं, अगर b को 0 डाल दूं तो अनंत आ जाएगा, फलन परिभाषित नहीं होगा। ठीक, यानी b 0 डाल दिया तो अनंत हो जाएगा मान, फलन परिभाषित नहीं होगा। तो फलन परिभाषित नहीं होगा, उसका कोई मान नहीं आएगा। इसलिए भाग की जो संक्रिया होती है वह द्विआधारी संक्रिया नहीं होती। ठीक, अब देखते हैं गुणा वाली। गुणा ऐसे हमने कहा द्विआधारी संक्रिया है, ये द्विआधारी संक्रिया है, पक्का जांच कर लो। मान लीजिए 5 b 0 डाल दूं तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, ये लो। ठीक, और अगर बदल दूं, b को 0 डाल दूं, a को 0 डाल दूं और b को 5 डाल दूं, बदल के देखूं a b आपस में, तो भी 0 ही आएगा, तो भी 0 ही आएगा।
ठीक। तो कुल मिला के मुझे यहाँ 0 डालना भी नहीं है, क्योंकि ये द्विआधारी संक्रिया किसमें है, प्राकृत संख्याओं में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ 2 डाल देता हूँ, तो कितना आएगा, 10 आएगा। 0 पर भी जांच हो गई, पर 0 में डालना नहीं था। यहाँ पर 2 और यहाँ पे भी अगर देखें तो फिर से लिखें a गुणा b, तो यहाँ पर भी 10 आएगा। तो कुल मिला के a और b को आपस में बदलने पर भी जो संख्या प्राप्त हुई वह भी प्राकृतिक संख्या है, वह भी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये संक्रिया कैसी है, ये द्विआधारी संक्रिया है। अच्छा, कौन से नियम का पालन करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, बिल्कुल करती है, पालन है, क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, पालन हुआ, यहां लिख देते हैं हुआ। क्यों, क्योंकि 5 की 2 की गुणा करो या 2 की और 5 की गुणा करो, सेम चीज आ जाती है। तो गुणा की जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। साहचर्य नियम का पालन करती है कि नहीं करती है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करती है कि नहीं करती है। ठीक, तो एसोसिएटिव लॉ जो लागू होता है बेसिकली 3 में लागू होता है, 2 में नहीं होता, 2 में नहीं होता। अगर 3 चीजों की गुणा करें तो होता है। तो द्विआधारी संक्रियाओं में अपन 3 को नहीं लेते, अपन 2 पर ही देखते हैं उस चीज को। ठीक, तो साहचर्य नियम का पालन जब होगा जब अपन समुच्चयों के पदों में लिखेंगे। आगे हमारे कुछ उदाहरण हैं, जब हम उदाहरण लेंगे तो कहीं कहीं पे साहचर्य नियम की हम बात करेंगे। ठीक, तब हम देख लेंगे नियम का पालन होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब आगे चलिए। तो कुल मिला के थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि भाई कोई भी फलन इस तरीके से लिखा है तो वो यहां पर उसकी जांच होती है, ऐसे यहां पर भाई ये संबंध है किस तरह का। जैसे मैंने कहा प्राकृत संख्याओं के हिसाब से चले तो प्राकृत संख्याओं को ही देखा जाएगा। अब मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पे, इस चीज को मैं बदल दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको बदल रहा हूं, देखो मैं, और ये हटा रहा हूं पूरा का पूरा सिस्टम, दोबारा लिख के दूंगा मैं इसको। ये मैंने लिखा a बिलोंग टू रियल नंबर, b बिलोंग टू रियल नंबर, और मैंने कहा r क्रॉस r में एक फलन है रियल नंबर तक। ठीक, ऐसे। ठीक, और a के बीच में एक द्विआधारी संक्रिया है, ऐसे। यानी ये संक्रिया बनी हुई है, ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया मैंने, यानी एक फलन है वास्तविक संख्याओं पर। अब मैं यहाँ इस चीज को लिखता हूँ, ये क्या है, ए द्विआधारी ऑपरेशन यानी बाइनरी ऑपरेशन बोल देते हैं इसको। मैंने लिखा a प्लस बी, ये वाला, ये नंबर 1। फिर मैंने लिखा a द्विआधारी ऑपरेशन, फिर मैंने लिखा a माइनस बी। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये दोनों ही द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ये दोनों ही द्विआधारी संक्रियाएं हैं, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। यदि r बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है, हम कोई रियल नंबर लेते हैं 0 से बड़ा, तो देखो ये भी समान ही आएगी, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, शर्त नहीं है भाई, r बड़ा है 0 से, तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a बड़ा ही वास्तविक संख्या मुझे 0 से बड़ी ही लेनी है। लेकिन ये जो चीज होगी ये गलत हो जाएगी। देखो मैं यहाँ कोई शर्त लगा दूं या ना लगाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने फिर भी लगा दी एक शर्त ताकि देखा जा सके। तो ये देखो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे माइनस प्राप्त होगा, लेकिन a और b को बदल देने पर वही मान प्राप्त नहीं होगा, इससे होगा। भाई ये तो बात सही है कि मैंने कहा ये तो ठीक है, नॉट मैटर, ये तो लागू है, ये तो अभी अभी आपने देख लिया प्राकृत संख्याओं पर भी सब पे ये तो चीज बन जाती है, प्लस तो बन जाती है, माइनस नहीं बनता। अब माइनस क्यों नहीं बनता, मान लीजिए इसको चेक करना चाहता हूँ मैं, सपोज करो इसको मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूँ, a की जगह पे क्या लिख दूँ 5, b की जगह पे क्या लिख दूँ 1, हो गया। अब a माइनस बी लिखूँ, अगर a माइनस बी देखूँ तो कितना होगा, 5 माइनस 1 बराबर 4। ठीक, अब अगर बदल दूं
ए की जगह पे 1 रखूं और बी की जगह पे 5 रखूं तो कितना मान प्राप्त होगा मुझे? 1 - 5 बराबर -4। तो मान बदल गया, एक बार 4 आया, एक बार -4 आया। ठीक, तो कुल मिला के चीज सेम नहीं आई, लेकिन रियल नंबर आ गया, संख्या वास्तविक हो गई। ठीक, तो यानी रियल नंबर होने की जो शर्त है यहां पर वो पूरी हो गई। ठीक, तो कुल मिलाकर -4 से द्विआधारी संक्रिया की यह शर्त पूरी हो जाती है। तो ये वास्तविक संख्याओं में अगर देखा जाए, कुछ कंफ्यूजन खड़ा कर दिया था मैंने, वास्तविक संख्याओं में अगर देखा जाए तो ये भी द्विआधारी संक्रिया है, जबकि मैंने अभी कहा कि नहीं है, वो कंफ्यूजन प्राकृत संख्या का था मेरा। ये भी है, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या तो आई घटाने से, तो घटाने से या जोड़ने से वास्तविक संख्या आती है तो द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो जाती है, जबकि प्राकृत संख्याओं में ऐसा नहीं होता, जो कि इससे पहले बात कर रहे थे। पिछले वाली बात इसमें घुस गई कंसेप्ट में खैर क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही द्विआधारी संक्रिया हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या दोनों मामलों में प्राप्त हो रही है। अब आगे चलते हैं। अब गुणा लगा देंगे तो गुणा भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर गुणा करोगे तो गुणा भी आ जाएगा, गुणा का निशान लगा लोगे। भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं होती, भाग में अगर 0 ना रखें आप तो हो जाएगी। भाई हम ये कहते हैं कि भाग है हमारे पास ऐसे, तो हम कह रहे हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी, हमने कहा a/b इसी पे वास्तविक संख्याओं पे, लेकिन हमने कहा कि साहब b जो है वो 0 नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी द्विआधारी संक्रिया है, फिर क्या दिक्कत है? कुछ भी a रखो, कोई भी b रखो, 0 मत रखो आप b की जगह पर, तो अनंत नहीं होने का ये, तो ये भी द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। 0 हटा लो इसमें से बस। तो कुल मिला के यहां जो चीज लिखी होती है, यहां पर जो चीज लिखी होती है इन संख्याओं के हिसाब से, वही उस संबंध का, उस फॉर्मूले का या उस सूत्र का जो यहाँ पे लिखा गया ए बी, उसका परिणाम भी वही होना चाहिए। यानी संख्याओं के गुणों पर जो लागू होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को कहते हैं द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन, जो कि 2 संख्याओं में बनाया जाता है, 2 अवयवों में बनाया जाता है। ठीक, 2 से ज्यादा बनाएंगे, समुच्चयों में बनाकर देखेंगे, एक का जिसके साथ फिर उसके साथ, तो वो भी 2-2 को लेकर ही बनेगा। 2 यहाँ से लिए, फिर 2 वहां से लिए, फिर 2 वहां से लिए, बनेगा 2-2 को लेकर ही। बाइनरी का मतलब है 2, द्विआधारी संक्रिया जो है दोनों तरफ से हो और 2 में हो, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी सूत्र होते हैं सब 2 में ही होते हैं। अब मान लीजिए हम मोटा मोटा सोच लें कि 5 × 3 × 2, तो हम ये कह रहे हैं कि यार ये 3 चीजों में गुणा है। 3 चीजों में गुणा नहीं है, ये गुणा ऐसी है या ऐसी है, ऐसे, या 5 2 3 है, ऐसी भी हो सकती है, 5 × 2 × 3। तो ये जो गुणा है ये ऐसे है, हम यहाँ 3 चीजें लिख के 1 2 3 और हम ये कहते हैं तो 3 चीजों में गुणा है। 3 चीजों में गुणा नहीं होती, संबंध 2 में ही चलेगा, गणितीय संबंध 2 पर ही काम करता है। तो क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, चलो हो गया काम। अब बाइनरी बना देंगे, क्या दिक्कत है भाई, इसको 1 मान ले, मान लो a मान लिया, इसको मान लो b मान लिया, अब क्या दिक्कत है, अब तो बन जाएगा। तो संबंध जो होगा वो 2 में ही होगा, फॉर्मूला जो होगा वो 2 में ही होगा, 2-2 के साथ जोड़ के चलेंगे, इसीलिए नाम रखा गया बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, 2 आधार हैं, दोनों तरफ से काम करेगी, और दोनों के मान जो भी रखे जाएंगे और जो भी प्राप्त होगा, ये सभी एक ही शर्त को पूरा करेंगे। यानी रखे जाने वाले मान ए बी से जो भी प्राप्त होगा, a + b a जो भी आएगा, वह भी इस शर्त को पूरा करेगा। यानी जैसा फलन है, फलन में जो x का मान शर्त पूरी करता है, वही y का मान भी शर्त पूरी करेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर द्विआधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशन एक विशेष प्रकार का फलन है जिस पर कुछ शर्त लागू होती हैं बस।
सिंपल सी बात है। तो किसी भी तरीके से लिखा हुआ हो, इस चीज को देख के चलना पड़ता है कि भाई फलन ये किस में है, इसमें शर्त क्या है, ए बी की जगह क्या रखना चाहिए और क्या आना चाहिए। ठीक, अब उदाहरण कर देंगे, छोटे मोटे सवाल हैं वो कर देंगे, ठीक है।